अब हमारे साथ जी संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत सर आपका। आप चर्चा सुन ही रहे हैं। सरकार के लिए चुनौती ज्यादा है, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, कृषि को लेकर, रक्षा क्षेत्र को लेकर, लेकिन इन चुनौतियों के बीच में आने वाले चुनावों को देखते हुए जनता को भी खुश तो करना चाहेगी सरकार। भाई चर्चा तो बहुत है इनकम टैक्स रिलीफ की मध्यम वर्ग को, बट देखिए चुनौतियां आपने थोड़ा एक बार और कह दीजिए सर। हाँ, लेकिन एक्चुअली वो उसकी बात जितनी होती है उतना असर नहीं पड़ता 2-5 हज़ार 10 हज़ार ऊपर नीचे होने से। लेकिन वो भी एक है कि भाई चलता है हर बजट के टाइम की कितना स्लैब बढ़ेगा, क्या 3 से 5 लाख हो जाएगा, 4 लाख हो जाएगा। बट एक्चुअल चुनौती और अपॉर्चुनिटी दोनों है इस बजट में। देखिए कल ही जो IMF की प्रोजेक्शन है उसमें इंडिया की हाईएस्ट ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की गई है दुनिया की बड़ी इकोनॉमी में 6.1% या 2% ऐसा कुछ। तो बड़ी अपॉर्चुनिटी, हम उसको कैसे कैपिटलाइज करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे किस तरह का खर्चा होता है, किस तरह का कैपिटल एक्सपेंसेस का आउटले होता है। और चुनौती है फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय प्रबंधन की, जो इस समय करीब 4-4.25% है, उसको कैसे एक सीमा के भीतर रखा जाए, कैसे एक दुनिया भर में जो मंदी का खतरा फैल रहा है उस बीच में भारत की बढ़त दर को कैसे बरकरार रखा जाए, कैसे रुपए का मैनेजमेंट, करेंसी मैनेजमेंट किया जाए, क्योंकि 81-82 पे चल रही है, न ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं करेंसी को, न ज़्यादा वीक होने दे सकते। तो ये एक्चुअली सारी बातें अर्थशास्त्री हमसे कहीं बेहतर समझते हैं। सही पेचीदा एक्सरसाइज है, बट फिर भी वैश्विक दृष्टिकोण से देखें तो इंडिया इज़ इन अ स्वीट स्पॉट। हमारी स्थिति इतनी चिंताजनक नहीं है जितनी कई और दूसरी अर्थव्यवस्थाओं की है इस समय दुनिया में। लेकिन आप जो स्वीट स्पॉट के कह रहे हैं तहसीन जी, आपको ये स्वीट स्पॉट दिखता क्यों नहीं है? क्योंकि विपक्ष देखना नहीं चाहता या दिखाई दे नहीं रहा है जमीन पर? मीनाक्षी जी देखिए, इसके पहले मैं इसका उत्तर दूं, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। यहाँ पर कुछ निजी टिप्पणियां हुई CAD को लेकर। जो लोग यहाँ हमारे, क्योंकि इंडिया टीवी को मैं बहुत गंभीरता से लेता हूँ, इंडिया टीवी पे आते, कम से कम इंडिया टीवी की रिपोर्ट पढ़ लेते। 10 साल का सबसे हाईएस्ट CAD डेफिसिट इस साल हुआ है, सबसे हाईएस्ट। ये कोई जुगाड़ नहीं, ये सच्चाई है, गवर्नमेंट आंकड़े। इसके अंदर हमारे PSU का डेफिसिट नहीं गिना गया है। अगर उससे गिने तो हमारा CAD डेफिसिट और भी ज्यादा होगा, जिससे इन्फ्लेशनरी, और इसलिए इन्फ्लेशनरी प्रेशर इतना है। ये सारा इंपोर्टेड इन्फ्लेशनरी प्रेशर नहीं है। दूसरी चीज, जॉब क्रिएशन के बारे में आप किसी से सोल्यूशन पूछ रहे थे, मैं आपको सोल्यूशन देता हूँ। जॉब्स आपके मैन्युफैक्चरिंग में कम हो गए ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स, क्योंकि जैसी टेक्नोलॉजी आती है, ठीक उसी तरह अगर आपको आज गाड़ी बनाने के लिए 100 लोगों की जरूरत है, जैसी टेक्नोलॉजी आती आपको कम लोगों की जरूरत होगी। तो आपके जॉब्स आएंगे कहाँ? आपके जॉब्स आएंगे सर्विस सेक्टर और वेब 3.0 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर। वेब 2.0 में भारत ने बहुत अच्छी प्रगति की, इसलिए IT में भारत आज आगे है। लेकिन वेब 3.0 की तैयारी आज हम नहीं कर रहे। कल अमेरिका में जो बाइडेन ने अनाउंस किया, जिन बच्चों को स्पेस टेक्नोलॉजी सीखना है उसे अमेरिका फ्री में सिखाएगा। वेब 3.0 में जॉब्स बनेंगे, लेकिन वेब 3.0 के लिए आपको 2 चीज चाहिए: डेटा प्रोटेक्शन लॉज, बहुत अच्छे डेटा प्रोटेक्शन लॉज, दूसरी सरकार इंटरनेट ना काटे, और तीसरी अंग्रेजी को प्रमोट करना। जब तक आप अंग्रेजी नहीं सिखाओगे वेब 3.0 में, आपको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि वेब 3.0 का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन वगैरह वगैरह, ये सरकार को, ये इस बजट में अगर जॉब्स क्रिएट करना चाहते हैं लंबे लॉन्ग टर्म विजन को देखकर, तो इंग्लिश पे फोकस, 5000 इंग्लिश मीडियम स्कूल सरकार को शुरू करना चाहिए, जिसमें इंग्लिश में ट्रेनिंग होगी। आपको इंग्लिश में सोचना सिखाया जाएगा, इंग्लिश में कम्युनिकेशन सिखाया जाएगा। आप इंग्लिश से दूर जा रहे हो। अगर हम IT में आगे बढ़े, वो इंग्लिश के माध्यम से बने, ना कि और किसी लैंग्वेज के माध्यम से। तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ, पूरा वाला साहब, फिर यहाँ पर देखिए चीन की इतनी बात होती है, चाइना क्या इंग्लिश की बदौलत बढ़ा है जहां बढ़ा है? जी, बहुत अच्छी आपने बात की चाइना के बारे में। लेकिन आज हम जानते हैं कि चाइना की इकोनॉमी घट रही है। आज हम जानते हैं कि चाइना के अंदर बहुत सारी दिक्कतें जो चाइना छुपा रहा था। देखिए, ये मार्केट हमेशा सही होता, वो हमेशा सच्चाई बाहर आती है। चाइना की जो सक्सेस स्टोरी है, वो विश्व में कोई बहुत बड़ा इन्वेंटर नहीं है। वो क्या करता है, जो दूसरे लोग इन्वेंट करते हैं उससे कॉपी करता है। भारत और चाइना की उस लिहाज में तुलना नहीं हो सकती। भारत एक डेमोक्रेसी है और भारत को इन्वेंशन करना होगा। मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहता हूँ, थोड़ा सा छोटा रखते हैं, क्योंकि अगर आप सॉरी कुछ बोलिए, मैं दूर बात पूरी कर लें जी। देखिए, मैं दोबारा से कह रहा हूं,
इंग्लिश को एक एलीट लैंग्वेज के माध्यम से देखकर से लुक डाउन करना, ये मेरे हिसाब से गलत है। जो जर्मनी में, जो चाइना में, जो जापान में इन्वेंशंस हुए हैं, जो उनकी सक्सेस स्टोरी, जो उनके लोगों ने काम किया है, उनके स्पेस सेक्टर में काम कर रहे, वो भी इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं। प्लीज इस चीज को याद रखिए, ये केंद्रिक स्टेटमेंट है। एक लास्ट चीज, इस बात पे कोई भी व्यक्ति ने मुझे उत्तर नहीं दिया है कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, वो आज $101 बिलियन क्यों है, जबकि 31 अभी मैं उसका जवाब लेता हूँ, बात चर्चा में आएगी जरूर। मैं इसमें एक चीज जुड़ना चाहता हूँ, एक लास्ट चीज जुड़ना चाहता हूँ। तीन ऐसे मुल्क है, एक लास्ट चीज जुड़ना चाहता हूँ, तीन ऐसे मुल्क हैं जिससे हम इंपोर्ट, चाइना से जो हम इंपोर्ट करते हैं उससे सस्ता हम इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेड डेफिसिट पर हम बात करेंगे। तहसीन अखिलेश प्रताप जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी ये पूरी चर्चा विस्तार में सुनी है। अखिलेश जी, पहले तो आप ये बताएं कि आपकी क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? जो देश ने 9 सालों में मोदी जी के बजटों से उम्मीद की है, देश को डुबोया है, 1 साल में क्या कर लेंगे और ठीक से डुबो देंगे। चली चला का बेला है। आप 2014 का बजट उठा लें पहले, आज की बजट की चिंता छोड़ दीजिए। उनमें जो उन्होंने घोषणाएं की थी कि ये हम कर देंगे, उसी की समीक्षा कर लीजिए। नमामि गंगे क्या हस्र है, 100 स्मार्ट सिटी, 16 नए बंदरगाह, 7 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी, SEZ, 2022 तक सबको घर, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डबल ट्रिपल कर देना, 5 नए ट्रिपल IT, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, विकास दर एवरेज 8% से ज़्यादा, सरकारी घाटा 3% पे लाना, रोजगार को दोगुना, केवल 10 सेकंड के लिए रोक रहा हूं अखिलेश जी। तस्वीरें आ रही हैं, कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है, प्रधानमंत्री भी पहुंच गए पार्लियामेंट हाउस, वित्त मंत्री इससे पहले आपने देखा होगा, गृह मंत्री अमित शाह वो वहां पहुंच चुके हैं। अब ये कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो जाएगी, औपचारिक मोहर बजट पर लगेगी, उसके बाद सदन में इसको पेश किया जाएगा। जी कंटिन्यू कीजिए अखिलेश जी। मैं बोलूं? जी हाँ, तो देखिए, उम्मीद उससे की जाती है जिसमें कुछ क्षमता। जो झूठे सब्जबाग दिखा करके जनादेश भले पा लेता हो लेकिन रिजल्ट नहीं दे पाता। हमारा पिछले 4 सालों से भारत का जो GDP था, एवरेज जो है वो 3% है। पिछले बार भी GDP ग्रोथ 9% आंकी गई थी, 7% ही रही। बैंकों की हालत देख ही रहे हैं, आज भी हमारे बैंकों का 9.4% NPA है। दुनिया का सबसे ज़्यादा 12.17% बीच में NPA चला गया था। कितने बैंक सारे बर्बाद हो गए, कितने बैंक बैंड हो गए। 14.5 लाख करोड़ रुपया मित्रों का माफ़ कर दिया और 12 लाख करोड़ रुपया NPA कर दिया। 5 लाख करोड़ रुपए फॉर्जरी के बैंकों में चले गए। कांग्रेस के समय बैंकों ने 35,000 से 50,000 करोड़ प्रॉफिट दिया, वही आज बैंक डूब रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं दिखा करके जी थोड़ा जरूर राहुल गांधी की पदयात्रा का, भारत जोड़ो यात्रा का दबाव पड़ेगा इस सरकार पे, हो सकता है पड़े। कुछ लोक लुभावन योजनाएं आ सकती हैं, कुछ सुविधाएं दे सकती हैं, क्योंकि चुनाव भी है और उस यात्रा को थोड़ा प्रभाव को डाइल्यूट करने के लिए ये कर सकते हैं। ठीक, आप कह रहे हैं अगर कोई राहत देने वाला कदम बजट में होगा तो राहुल गांधी की यात्रा के दबाव की वजह से होगा, वरना आपने कहा जो 2014 से अब तक किया वही करेंगे और डुबाया है और डुबाएंगे। अखिलेश जी के शब्द हैं। हमारे साथ शहजाद पूनावाला स्टूडियो में, जवाब देंगे शहजाद। मैंने तो आपको गिनाया। सौरभ जी देखिए, आज तक अगर आप समीक्षा करें, इतने वर्ष आपने बजट कवर किया है, तो हमेशा बजट का आकलन आउटले के आधार पर किया जाता था। पिछले 8, साढ़े 8, 9 वर्षों में अब आउटले नहीं, अब आउटकम की बात होती है। मुझे तो देखिए आश्चर्य होता है कि 8, साढ़े 8 वर्ष में अगर आप देखेंगे तो एक निकलता है कि सर्वस्पर्शी, सभी मानवी को छूने वाला बजट, और जिसे मैं कहता हूँ गीता बजट। गीता बजट का मैं मतलब आपको समझा देता हूँ, एक 10 सेकंड दे दीजिए। G फॉर ग्रोथ एंड ग्रामीण, I फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल, T फॉर टेक्नोलॉजी एंड A फॉर आम आदमी की सुविधा बढ़ाना। मुझे बस 1 मिनट दे दीजिए, मैं आपको बताता हूँ एक एक शब्द पर। G फॉर ग्रोथ, आज तो पूरी दुनिया IMF समेत मान रही है कि पूरे अंधकार वैश्विक क्षितिज में अगर कोई उजाले का स्थान है तो वो भारत है। 6.5-7% की ग्रोथ रेट के साथ सबसे बड़ी तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। ये तो अंतर्राष्ट्रीय समाज और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी माना जा रहा है। यूपीए के ज़माने में कोई एक ऐसा वर्ष नहीं था जहां पर ग्रोथ रेट इन्फ्लेशन से ज़्यादा रहा हो।
यहाँ पर 2 वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भी इन्फ्लेशन को कम रखा गया। वहाँ पर 9, 9.5, 10% का इन्फ्लेशन हुआ करता था। आज हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है वो एक समय पर 7% पर गया, परंतु वो भी अब कंट्रोल हो रहा है। IMF की रिपोर्ट देख ले तो 5 और 4% इन्फ्लेशन पे आएगा। इन्वेस्टमेंट चाहे FDI की बात हो, सबसे हाईएस्ट FDI आज आ रहा है, सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट्स आज हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो ग्रोथ आज ज़्यादा हो रही है। अब देखें आते ए का मतलब है आम आदमी के लिए क्या किया गया। जो आज हमारा टैक्स कलेक्शन बढ़ा है वो कहाँ खर्च हुआ है? वो खर्च हुआ है 12 करोड़ टॉयलेट बनाने में, 6.5 करोड़ नल से जल देने में, 3 करोड़ आवास बनाने में, 80 करोड़ लोगों को 2 साल तक फूड ग्रेन देने में, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत का कवर देने में। अब तहसीन बोलते हैं कि हमें इंटरनेट 3.0 के लिए तैयार रहना चाहिए। अरे तहसीन भाई, हम लोग तो इंडस्ट्री 4.0 की इस समय पर अध्यक्षता करने के लिए तैयार है। ये क्योंकि आपको याद होगा जब टेक्नोलॉजी को फिनटेक के रूप में लाया गया तो यही इनके वित्त मंत्री खड़े होकर बोलते थे कौन सी महिला, कौन सी बूढ़ी माँ इसका इस्तेमाल कर पाएगी। आज गर्व की बात है कि UPI जो पेमेंट प्लेटफॉर्म है वो आज इतना बढ़कर उभर कर निकला है कि मॉल में हो या मॉल के सामने रेडी पटरी वाला हो, वो दोनों UPI पेमेंट के माध्यम से करता है। तो एक महीने में 650 करोड़ से ज़्यादा ट्रांजैक्शन होते हैं। आज डिजिटल पेमेंट में भारत नंबर 1 है। आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, आपको याद होगा कि हम लोग मोबाइल इंपोर्ट करते थे, आज एप्पल और सैमसंग का यहीं पर देखिए शहजाद, इस पर हम और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, पर एक लास्ट बात कहना चाहता हूँ। देखिए, सोच बदलने की भी आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी मुझे सिर्फ इतना बता दे, कांग्रेस पार्टी के 2 प्रतिनिधि है यहाँ पर, कांग्रेस पार्टी मुझे सिर्फ इतना बता दे कि वो कौन सा ऐसा वर्ष था जहां पर वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाए। 10, 10.5% इन्फ्लेशन हुआ करती थी। आज 90 लाख करोड़ का सामाजिक जन कल्याण और डेवलपमेंट पर खर्च करने के बावजूद भी अगर हमारा इन्फ्लेशन 4.5-5% पर रहता है, 220 करोड़ टीके लगाए जाते हैं लोगों को, टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिजिटल एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, तो ये सारी उपलब्धियों को ना मानने का काम इन पर हम चर्चा करेंगे। और विपक्ष से देखिए सवाल तो ये भी पूछा जाएगा कि अगर अभी भी जब आज़ादी के इतने वर्ष बीत चुके हैं, अभी भी घर में अगर नल जल की योजना चलाने की आवश्यकता पड़ रही है, बिजली पहुंचाने की आवश्यकता पड़ रही है, तो कुछ ना कुछ कमियां तो रह गई होंगी जिसे अभी भी दुरुस्त किया जा रहा है। और ट्रेड डेफिसिट की बात की गई थी तहसीन पूनावाला के जरिए, उस पर भी हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। जफर सरेशवाला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत सर आपका भी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।